अस्सलाम वालेकुम। ये जो वेबिनार जो डाइट और केयरिंग विद कलर से जो आज स्टार्ट होके है। सो इस ये वेबिनार को जो भी टीचर्स आके हैं उनको सबको मैं इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शिक्षकना संभ्रमा प्रोग्राम में आप तमाम का दिली खैर मुकदम है। हमारे आज के इस मॉड्यूल का नाम है तवानाई और इसकी किस्में। आज के इस मॉड्यूल से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ामीन 5वीं जमात से हैरत अंगेज़ तवानाई और 6ठी जमात से बिजली और सर्किट, रोशनी, साये और इन्नेकास। इन तीनों असबाक के ताल्लुक से NAS, NAS और DSCRT के इक्तिसाबी नताइज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आज हम अपने इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, हमें कोई भी काम सर अंजाम देने के लिए, चाहे वो काम घर के अंदर हो या घर के बाहर वाला काम, ये तमाम काम सर अंजाम देने के लिए हमें तवानाई की सख्त ज़रूरत है। तवानाई के कई अक़साम हैं जो हमारे लिए बेहद ही फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए आज हम तवानाई के अक़साम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहली किस्म है तवानाई बिल हरकत, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। किसी चीज़ की हरकत से अमल में आने वाली तवानाई को तवानाई बिल हरकत कहते हैं। इसी तरह किसी चीज़ की तवानाई जो इसके मकाम के बास अमल में आती है वो तवानाई बिल क़ुव्वत कहलाती है। इन दोनों यानी तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल क़ुव्वत के मजमूए को मैकेनिकी तवानाई कहते हैं। अज़लाती तवानाई। तवानाई रोज़ बरोज़ के काम करने के लिए ज़रूरी है। हमारे जिस्मानी अज़लात में तैयार होने वाली तवानाई है, जैसे चलना फिरना, चढ़ना, खींचना, ढकेलना वगैरह सरगर्मियों के लिए अज़लाती तवानाई की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगली तवानाई है हरारती तवानाई। हरारती तवानाई हमारे रोज़मर्रा के चंद काम सूरज और ईंधन वगैरह की तवानाई इस्तेमाल करके करते हैं। हरारती तवानाई में तब्दील हो जाती है, जैसा कि हम खाना पकाने, पानी गर्म करने और दीगर कामों के लिए हरारती तवानाई को ईंधन, आग जलाने की लकड़ियाँ, गैस, केरोसिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। शमसी तवानाई। सूरज तमाम किस्म की तवानाइयों का सर चश्मा है। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई शमसी तवानाई कहलाती है। तमाम हयाती जानदार अपनी बका के लिए शमसी तवानाई पर ही इन्हिसार करते हैं। इसी तरह तवानाई की एक और किस्म है बादी तवानाई। हवा भी मुख्तलिफ किस्म की तवानाइयों में से एक है। सरसराती हवा अपने अंदर तवानाई रखती है, इसको बादी तवानाई कहा जाता है। बहता पानी तवानाई का वसीला है। पानी को तवानाई के वसीले के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नदी, दरिया के दहाने बंद बांधना चाहिए और पानी ज़ख़ीरा करना चाहिए। जैसा कि पहले ही बताया गया है, ज़ख़ीरा किए गए पानी को ऊंची सतह से टरबाइन्स पर गिराया जाए तो तेज़ी से बहते हुए पानी में मौजूद क़ुव्वत टरबाइन्स को तेजी के साथ घुमाती है, जिससे इसमें बरक़ी रूह पैदा होती है। इस मुकाम को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। इस किस्म की तवानाई को पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ तवानाई कहते हैं। अगली तवानाई की किस्म है ईंधनी तवानाई। कुदरत में दस्तयाब होने वाली तवानाइयों में से ईंधनी तवानाई भी एक है। फ्यूल या ईंधन तवानाई का कुदरती जरिया है जो एहतराक़ी होता है, हरारत और रोशनी पैदा करता है। इसको बरक़ी तवानाई, हरारती तवानाई, नूरी तवानाई, मैकेनिकी तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। कीमियाई तवानाई। कीमियाई तवानाई अशिया के दरमियान होने वाले
کیمیائی تعامل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر برقی خانے میں ہونے والے کیمیائی تعامل کے نتیجے میں برقی روح تیار ہوتی ہے۔ ہوا کی غیر موجودگی میں فالتو اشیاء، نباتات کے باقیات، جانور کا گوبر وغیرہ سے گیس خارج ہوتی ہے جو بایو گیس کہلاتی ہے۔ یہ حیاتیاتی توانائی کہلاتی ہے۔ مؤثر اشیاء، الیکٹران کے بہاؤ سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے بہت سے کام برقی توانائی کے استعمال سے بڑی آسانی سے کیے جاتے ہیں۔ برقی توانائی کے استعمال سے بہت سے کام بالکل کم وقت میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس طرح مختلف قسم کی توانائی کا ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل کس طرح ہوتی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر اسکرین پر جو فین دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے برقی توانائی میکینیکل توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ دوسری مثال ہے ہمارے ہاتھوں کا رگڑنا۔ ہاتھوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی عضلاتی توانائی کا حرارتی توانائی میں منتقل ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک لکڑی کا جلنا، یہاں پر جو ہے کیمیائی توانائی حرارتی توانائی اور روشنی کی توانائی میں منتقل ہو رہی ہے۔ اسی طرح برقی چولہا، یہاں پر برقی قوت حرارت برقی توانائی حرارتی توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا الیکٹرک موٹر، یہاں پر برقی توانائی میکینیکل توانائی میں منتقل ہو رہی ہے۔ اسی طرح سولار پینل میں شمسی توانائی برقی توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اسی طرح نیوکلیئر ری ایکٹر، یہاں پر نیوکلیئر ری ایکٹر توانائی برقی توانائی میں منتقل ہو رہی ہے۔ ہاں، اسی طرح جب ہم کسی چیز کو اوپر کی جانب اٹھاتے ہیں تو یہاں پر ہماری توانائی بالقوت توانائی بالحرکت میں منتقل ہوتی ہے۔ توانائی کے مختلف اقسام میں شمسی توانائی بھی ایک قسم ہے۔ روشنی دینے والے اشیاء کو روشنی کے ذرائع کہتے ہیں۔ ان کی مثالیں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ سورج، موم بتی، الیکٹرک بلب، دیا۔ ان روشنی کے ذرائعوں میں لومینس منور اشیاء، یعنی کہ جو اشیاء اپنی ذاتی یا خود کی روشنی پیدا کرتے ہیں، ان کو منور اشیاء کہتے ہیں، یعنی کہ لومینس آبجیکٹ خود منور اشیاء۔ جیسے یہاں پر چند مثالیں ہیں: سورج، جیلی فش، فائر فلائز وغیرہ۔ اور غیر منور روشنی کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ ایسے ذرائع جو اپنی خود کی روشنی پیدا نہیں کرتے، ان اشیاء کو نان لومینس آبجیکٹ کہتے ہیں۔ ہمارے جماعتی کمرے کی مثال لیتے ہوئے یہاں پر غیر منور یعنی نان لومینس آبجیکٹ کی مثالیں ہیں، جیسے بینچ، کرسی، ٹیبل، گلوب وغیرہ۔ یہ سب غیر منور یعنی نان لومینس آبجیکٹ کی مثالیں ہیں۔ یہاں چیٹ باکس میں آپ کے لیے ایک سوال ہے: کیا چاند روشنی کا خود منور ذریعہ ہے یا غیر منور ذریعہ ہے؟ آپ کو اس سوال کا جواب چیٹ باکس میں دینا ہوگا۔ یہاں پر اس کا جواب ہے: چاند روشنی کا غیر منور ذریعہ ہے، کیونکہ چاند اپنی خود کی روشنی خارج نہیں کرتا بلکہ سورج روشنی کو منعکس کرتا ہے، تو اس حساب سے چاند روشنی کا غیر منور ذریعہ ہے۔ تو آئیے اب شفاف، نیم شفاف اور غیر شفاف اجسام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شفاف اشیاء کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کسی شے کے آر پار واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، یہ روشنی کو اپنے اندر سے ہو کر گزرنے دیتی ہے، تو یہ شفاف اشیاء کہلاتی ہے۔ کچھ اشیاء ایسے بھی ہیں جن کے آر پار ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ صاف نہیں دیکھ پاتے، ایسی اشیاء نیم شفاف اشیاء کہلاتی ہے۔ اور ہم کسی شے کے آر پار نہیں دیکھ پاتے تو وہ غیر شفاف اشیاء کہلاتے ہیں۔ ان تینوں قسم کی اشیاء کے مثالوں کو
यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे साफ पानी, फिश बोल, स्क्रीन पर दिखाई देने वाला खिड़की का कांच, ग्लास जार, शफाफ अशिया की मिसालें हैं। आगे इसी तरह नीम शफाफ अशिया की मिसालें स्क्रीन पर देखेंगे आप, प्लास्टिक का जग, प्लास्टिक की स्केल और ग़िज़ाई अज्जा पर ढके जाने वाला ढक्कन वगैरह नीम शफाफ अशिया की मिसालें हैं। इसी तरह गैर शफाफ अशिया की मिसालें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दीवार, टेबल, टिन का डिब्बा और मोटा कपड़ा वगैरह गैर शफाफ अजसाम की मिसालें हैं। जब हम रोशनी की बात करते हैं तो हमारे जहन में साए का तस्वुर पैदा होता है। साया इस वक्त बनता है जब रोशनी के रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज आ जाती है। साए के ताल्लुक से आप एक छोटी सी सरगर्मी अंजाम देंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक रोशनी का जरिया है और एक गैर शफाफ शय है। जब रोशनी के जरिए और गैर शफाफ शय के दरमियान फासिला कम हो तो बनने वाला साए की जसामत बड़ी होती है। इसी तरह जब रोशनी के जरिए को शय से दूरी पर रखा जाए तो बनने वाले साए की जसामत छोटी होती है। आप तमाम असातिज़ा इस तरह की छोटी छोटी सरगर्मियों को अपनी जमाती कमरे में अपनाकर साए के तस्वुर को पुख्ता कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर पर गौर करने पर पता चलेगा कि रोशनी के जराए को शय पर ऊपर की जानिब से डाला जाए तो बनने वाला साए की जसामत छोटी है। इसी तरह रोशनी के जराए को शय से थोड़ी दूर ले जाने पर बनने वाले साए की जसामत बड़ी दिखाई दे रही है। इस तरह रोशनी के जराए के जाविये इन्निकास में भी आपको फर्क दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको एक पोल क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना होगा। सवाल ये है, साए बनने के लिए जरूरी अज्जा तो आपका एक पोल क्वेश्चन, आप इसको जवाब देना होगा। साए बनने के लिए जरूरी अज्जा कौन कौन से हैं? शय और स्क्रीन, रोशनी का जरिया और स्क्रीन, रोशनी का जरिया, शय और स्क्रीन। इसका जवाब आपको पोल क्वेश्चन में देना होगा। तो अब आपका वक्त खत्म हुआ। तो यहाँ पर सही जवाब, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, जो बहुत से असातिज़ा ने सही जवाब कहा है, रोशनी का जरिया, शय और स्क्रीन। शुक्रिया। इन तीनों चीजों का होना लाजमी है। साया बनने के लिए रोशनी का जरिया होना चाहिए और एक शय होनी चाहिए और साया हासिल करने के लिए एक स्क्रीन का होना लाजमी है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि किसी शय पर जब रोशनी गुजारी जाती है तो साया बनता है। इसको हम चांद में भी देख सकते हैं। क्या चांद की शक्ल में रोजाना तब्दीली आती है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चांद की शक्ल बिल्कुल गोल नजर आती है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब आसमान साफ होने के बावजूद भी चांद नजर नहीं आता? तो इसके मुताल्लिक से एक वीडियो पेश की जा रही है। आप तमाम चांद के मुख्तलिफ चेहरे। एक अमावास से दूसरे अमावास तक चांद में होने वाली तब्दीली को देखेंगे। इस मौजू को जानने के लिए तैयार की गई वीडियो देखने से पहले आइए कुछ दिलचस्प सवालात के जवाबात मालूम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ सवालात देखते हैं। सवाल 1, दिन और रात के दरमियान कुछ नुमायां फर्क और तब्दीलियां क्या हैं? क्या इनमें से कोई तब्दीली हफ्तों, महीनों, मौसमों के दरमियान मुख्तलिफ है?
2. चांद की ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीलियों की क्या वजह है? दिन के वक्त चांद इतना क्यों नजर नहीं आता जितना रात में नजर आता है? अगर मैं रात को चांद नहीं देख सकता तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए सरगर्मी को आगे बढ़ाएं। इस सरगर्मी को करने के लिए दर्जे झैल मवाद दरकार हैं। एक टेम्पलेट जो चांद के मराहिल दिखता हो, टेनिस बॉल या कोई गोल अशिया। रोशनी का एक जरिया, हमने मोबाइल फोन की टॉर्च का इस्तेमाल किया है। एक चपटी कील। जमीन पर मुबसर की नुमाइंदगी करने के लिए जमीन पर चपटे कील को रखें। अब सूरज की नुमाइंदगी करने के लिए रोशनी के जरिए को रखें। चांद की नुमाइंदगी करने के लिए गेंद को नए चांद की पोजीशन पर रखें। गेंद का मुशाहिदा करें। हम देख सकते हैं कि मुबसर गेंद का साया वाला हिस्सा दिख रहा है जो चांद की नुमाइंदगी करता है। अब गेंद को बढ़ते हुए चांद यानी वैक्सिंग क्रिसेंट पोजीशन पर रखें और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी गेंद पर एक बहुत ही छोटी सतह पर गिरती है जिसे नए चांद के तौर पर देखा जाता है। अब गेंद को पहले 1/4 पर रखें और गेंद का मुशाहिदा करें। चांद के आधे हिस्से पर रोशनी पड़ती है और बाकी आधा हिस्सा सायेदार है। इसे जमीन पर मुबसर के नुक्ते नजर से आधे चांद के तौर पर देखा जाता है। अब गेंद को नीम बरीन चांद यानी वैनिंग गिब्बस की तरफ ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी गेंद के ज्यादातर हिस्सों पर पड़ती है जो जमीन से नजर आने वाली जैसी होती है। अब गेंद को पूरे चांद की पोजीशन पर ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी मुकम्मल तौर पर चांद पर पड़ती है और पूरा चांद नजर आता है। इसे मुकम्मल चांद कहते हैं। इसमें नए चांद के दिन से 15 दिन लगते हैं। अब गेंद को घटते हुए चांद यानी वैक्सिंग गिब्बस की तरफ ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से गिरती है जैसे घटते हुए, लेकिन उल्टी सिमत में। अब गेंद को आखिरी 1/4 में ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। चांद के आधे हिस्से पर रोशनी पड़ती है और बाकी आधा सायेदार है। इसे जमीन पर मुबसर नुक्ते नजर से दूसरे निस्फ चांद के तौर पर देखा जाता है। अब गेंद को डूबते हुए चांद की तरफ ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी गेंद पर एक बहुत छोटी सतह पर पड़ती है जिसे दूसरे चांद के तौर पर देखा जाता है। अब गेंद को नए चांद की तरफ ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। हम गेंद का सिर्फ सायेदार हिस्सा देख सकते हैं जो चांद की नुमाइंदगी करता है। ये नया चांद 30 दिन के बाद दोबारा नमूदार होता है। ये चांद के मराहिल को देखने और इसकी वजाहत करने का एक दिलचस्प तरीका है कि चांद जमीन से कैसे नजर आता है। इस तरह की सरगर्मियां जमाती कमरे में कराकर बच्चों को चांद की हैयतों के बारे में मालूमात फराहम कर सकते हैं। अब सूरज ग्रहण के तस्वुर को बच्चों में उजागर करने के लिए कौन सी सरगर्मी करवा सकते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सूरज ग्रहण क्या होता है? सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान से गुजरता है और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान चांद सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है। इसी तरह चांद ग्रहण सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाती है। अब एक सरगर्मी के जरिए सूरज ग्रहण के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।
جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ سرگرمی کو انجام دینے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک ٹینس بال لیا ہے جس کو ہم زمین کے طور پر لیں گے، اور ایک سفید رنگ کی بال لی ہے جس کو ہم چاند تصور کریں گے، اور ایک ٹارچ لیا گیا ہے جو سورج کا کام کرے گی۔ اب سورج کی روشنی چاند پر پڑنے سے بننے والا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے۔ جب ہم زمین سے سورج کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سورج ہمیں مکمل طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ اس عمل کو ہم سورج گرہن کہتے ہیں۔ آگے اسی طرح چاند گرہن کو سمجھانے کے لیے بڑی گیند کو ہم زمین سمجھ لیتے ہیں، ٹارچ کو سورج مان لیتے ہیں، اور جو سفید چھوٹی گیند ہے اسے چاند سمجھ لیتے ہیں۔ وہ بھی سورج کی روشنی جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر بنتا ہے۔ اس عمل کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں۔ اب ہم روشنی کی خصوصیت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ اب ایک سرگرمی کے ذریعے معلوم کریں گے کہ کس طرح روشنی خط مستقیم میں سفر کر رہی ہے۔ یہاں پر 3 کارڈ یا گتوں کی ضرورت ہے۔ پہلے کارڈ میں 3 سوراخ کیجیے اور دوسرے کارڈ میں 2 سوراخ، تیسرے کارڈ میں 1 سوراخ کیجیے۔ ان تینوں کارڈز کو ایک ہی خط مستقیم میں کھڑا کریں۔ جب روشنی ان سوراخوں کے ذریعے گزرتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں روشنی خط مستقیم میں سفر کر رہی ہے۔ یہ روشنی کی ایک خاصیت ہے۔ اب ہم روشنی کی ایک اور خاصیت جسے روشنی کا انعکاس کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس عمل کے ذریعے ہم اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر روشنی نہ ہوتی تو ہمیں اپنے اطراف و اکناف کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اشیاء کو دیکھ نہیں پاتے، حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ روشنی کا انعکاس کس طرح ہوتا ہے۔ ہم اشیاء کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔ اسکرین پر ہم ایک آم کا درخت دیکھ رہے ہیں۔ یہاں جب سورج کی روشنی آم کے درخت پر پڑتی ہے تو کچھ شعاعیں منعکس ہو کر ہماری آنکھوں پر پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم اشیاء کو دیکھ پاتے ہیں۔ یہاں پر سورج سے آنے والی شعاعیں یا کسی بھی روشنی کے ذریعے سے آنے والی شعاعوں کو شعاع وقوع کہتے ہیں۔ انعکاس کے بعد سطح سے واپس آنے والی روشنی کو شعاع منعکس کہتے ہیں، جو ریفلیکٹڈ رے کہلاتی ہے۔ آئینے میں شبیہ یا سایہ بننے کے لیے ایک سرگرمی کو انجام دیں گے۔ ہولوگرام۔ آئیے آسانی سے دستیاب ہونے والی اشیاء سے ایک مصنوعی ہولوگرام تیار کریں۔ درج کردہ مواد: پلاسٹک شیٹ، قینچی، اسکیچ پین، موبائل فون، سیلوفین ٹیپ اور ایک اسکیل۔ سٹینسلز بنانے کے لیے دکھائے گئے شکل کا ایک خاکہ کھینچیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سراب یعنی ایلیوژن کو صحیح طریقے سے دیکھنے کے لیے شکل بالکل درست ہونی چاہیے۔ اب سٹینسلز کو موٹی پلاسٹک شیٹ کے نیچے رکھیں اور اس پر شکل بنائیں۔
स्टेंसिल्स को हटा दें और कैंची का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक शीट काटें। प्लास्टिक शीट काटते वक्त मुहतात रहें। प्लास्टिक शीट को एक शक्ल में काटें जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। प्लास्टिक शीट को इस शक्ल में फोल्ड करें जैसे कि ज़ैल में दिखाया गया है। शक्ल को फोल्ड करने के बाद खुले हुए किनारों को सेलोफेन टेप का इस्तेमाल करते हुए चिपकाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूट्यूब लिंक का इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल फोन में होलोग्राम वीडियो देखें, प्ले करें। वीडियो के पेज में प्लास्टिक शीट से बनाई गई शक्ल रखें। अब जब प्लास्टिक शीट की तरफ देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वीडियो की शक्ल ऊपर हुई है और उसे मरकज में होलोग्राफिक वीडियो के तौर पर देखा जा सकता है। ये होलोग्राम जो हम देखते हैं वो प्लास्टिक शीट पर मोबाइल स्क्रीन से रोशनी के इन्इकास से पैदा होने वाला महज एक वहम है। क्योंकि प्लास्टिक शीट शफाफ है, इसलिए हम इस पर एक ही वक्त में चारों अक्कासी देख सकते हैं। इसको हमारे दिमाग ने होलोग्राम से ताबिर किया है। होलोग्राम। अब हम इनकास के अक़साम के बारे में जानेंगे। पहला, बाकायदा इनकास या रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा नफूस शुदा इनकास या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब किसी खुरदरे या बेकायदा सतह पर वाक़या होने वाली मुतवाज़ी शुआएं इनकास के बाद मुतवाज़ी नहीं होती तो इस किस्म के इनकास को नफूस शुदा इनकास या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बरक्स आईना जैसे चिकनी सतह से होने वाला इनकास बाकायदा इनकास या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसको समझने के लिए एक सादा उसूल है जिसको इनकास का कानून कहा जाता है। इसको समझने के लिए आइए एक सरगर्मी को अंजाम देते हैं। अपने दोस्तों की मदद से कागज़ पर मस्तह आईना या प्लेन मिरर का मुकाम और मुनक्स शुआओं को जाहिर करने वाले खतूत खींचिए। आईने और कंगे को हटा दीजिए। आईने को जाहिर करने वाले खत के जिस नुक्ते पर वाक़िया शुआ आईने से टकराती है, इस पर आईने के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाते हुए खत खींचिए। ये खत इनकासी सतह के इस नुक्ते पर नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल और वाक़िया शुआ के दरमियान का जाविया जाविया वक़ू या एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाता है, और नॉर्मल और वाक़िया शुआ के दरमियान का जाविया जाविया इनकास या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहलाता है। क्या आपको जाविया वक़ू जाविया इनकास के दरमियान कोई ताल्लुक़ नज़र आता है? क्या ये दोनों तकरीबन मसावी हैं? अगर इस अमली काम को एहतियात के साथ अंजाम दिया जाए तो ये देखा जाता है कि जाविया वक़ू हमेशा जाविया इनकास के बराबर होता है। ये इनकास का एक क़ानून है जिसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आइए अब इनकास के एक और क़ानून के बारे में एक सरगर्मी के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। जब एक मेज़ पर कागज़ की शीट को फैलाते हैं तो ये एक मस्तवी को ज़ाहिर करती है। वाक़िया शुआ और शुआ मुनक्स और नुक्ते वक़ू पर नॉर्मल, ये तीनों एक ही मस्तवी में होते हैं। जब आप कागज़ को मोड़ देते हैं तो आप एक नया मस्तवी तश्कील देते हैं जो इस मस्तवी से मुख्तलिफ होता है, जिसमें वाक़िया शुआ और नॉर्मल मौजूद हैं। तब आप मुनक्स शुआ को नहीं देख पाते।
इससे क्या जाहिर होता है؟ इससे ये जाहिर होता है कि वाक़िया शुआ, नुक्ता वक़ू पर नॉर्मल और मुनक्स शुआ ये सभी एक ही मस्तवी में होते हैं। ये इनकास का एक और क़ानून है। इसको एक जमाती सरगर्मी के ज़रिए भी बड़ी आसानी के साथ समझा जा सकता है, जिसके लिए आपको एक थर्माकोल की शीट, एक कंगा, एक आईना और एक टॉर्च की ज़रूरत होगी। एक थर्माकोल की बड़ी शीट लेकर इसकी एक जानिब कंगा लगा दीजिए और दूसरी जानिब एक आईना नस्ब कर दीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आईने और कंगे के दरमियान एक गहरे रंग की कागज़ की शीट फैला दीजिए। अब इसे धूप में रखिए या टॉर्च की मदद से रोशनी का बीम कंगे पर डालिए। अब आप क्या मुशाहिदा करते हैं? क्या आपको बिल्कुल ऐसा ही नमूना हासिल हो सकता है? इस अमली काम को हमें समझने के लिए यहाँ पर रोशनी की खासियत, जो कि रोशनी ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करती है और आईने से मुनक्स होने वाली शुआओं के अंदाज का पता बेहतरीन तौर पर चलता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई अशिया इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम अशिया बरक़ी क़ुव्वत की मदद से चलते हैं। तो आइए अब हम बरक़ी क़ुव्वत या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। बरक़ी क़ुव्वत किसे कहते हैं? बरक़ी चार्ज के बहाव को बरक़ी क़ुव्वत कहते हैं। बरक़ी चार्ज दो किस्म के होते हैं, मस्बत चार्ज और मनफी चार्ज। अब बिजली सर्किट के मुख्तलिफ अज्जा और इसकी अलामतों के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको एक सेल दिया गया है। सेल को एक बड़ी लकीर और छोटी लकीर से निशानदही की गई है। ये इसकी अलामत है। इसी तरह बैटरी, जो कि मुख्तलिफ सेल्स का मजमुआ होती है, उसको जाहिर किया गया है। बैटरी को जाहिर करने के लिए बड़ी लकीर, छोटी लकीर, बड़ी लकीर, फिर से छोटी लकीर से बैटरी की निशानदही की गई है। यहाँ पर वायर को एक लकीर के ज़रिए दिखाया गया है। इसी तरह बरक़ी बल्ब के लिए एक दायरे में गलत का निशान लगाने से वो बरक़ी बल्ब की निशानदही करता है। बरक़ी स्विच की दो हालतें होती हैं, ऑन और ऑफ। तो इन दोनों हालतों को इस तरह से निशानदही किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीर में आप दो किस्म के इलेक्ट्रिक सर्किट का मुशाहिदा कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक क्लोज सर्किट और दूसरा इलेक्ट्रिक ओपन सर्किट। जब स्विच ऑन हालत में होगा तब बैटरी के मस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल तक का सर्किट मुकम्मल हो जाएगा और इस सूरत में ये कहा जाएगा कि सर्किट बंद है। अब पूरा सर्किट में बरक़ी रूह बहने लगेगी। जब स्विच ऑफ हालत में है तो सर्किट नामुकम्मल है। इसको खुला सर्किट कहा जाएगा। सर्किट के किसी भी हिस्से में बरक़ी रूह नहीं बहेगी। तस्वीर में दिखाए गए सर्किट में बरक़ी रूह पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बह रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मनफी चार्ज होते हैं, वो मतजाद सिमत में बहते हैं। बरक़ी सर्किट में
कौन से मादे इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि जिनसे होकर बरखी रूह गुजर जाए। आइए पता लगाते हैं। तो एक बरखी सर्किट में दो तरह के मादे इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बरखी मौसिल या इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और दूसरा हाजिज अशिया या इंसुलेटर्स। तो आइए जानते हैं कि बरखी मौसिल क्या हैं। जिन अशिया से होकर बरखी रूह गुजरती है मवस्सिल कहलाते हैं, और जिन अशिया से होकर बरखी रूह नहीं गुजर पाती वो हाजिज अशिया कहलाते हैं। अब मवस्सिल अशिया की मिसालें पानी, सोना, लोहा, कॉपर वायर और एल्युमिनियम। इसी तरह हाजिज अशिया की मिसालें लकड़ी, तेल, ग्लास और रबर से बनी हुई अशिया। जमाती कमरे में दस्तयाब अशिया की मदद से एक बरखी सर्किट तैयार करेंगे और देखेंगे कि क्या ये अशिया अपने अंदर बरखी रूह को गुजरने देते हैं या नहीं गुजरने देते। तो इस सरगर्मी को अंजाम देने के लिए हम एक बैटरी, स्केच पेन, स्ट्रॉ, आइसक्रीम स्टिक, पेंसिल लेड, वायर, रबर बैंड, सोने की अंगूठी और एक रोशनी का जरिया जो कि एलईडी लाइट है और नमकीन पानी का महलूल इस्तेमाल करके एक बिजली सर्किट को तैयार करेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ अशिया में क्या बरखी रूह गुजर पाती है या नहीं गुजर पाती। इस ओपन सर्किट में जब एक पेंसिल लेड को कनेक्ट किया गया तो आप देख सकते हैं कि बल्ब रोशन हुआ है। इसी तरह जब एक रबर बैंड को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बल्ब रोशन नहीं होता। इसी तरह एक लकड़ी के टुकड़े को सर्किट में कनेक्ट करने से भी बल्ब रोशन नहीं होगा। सोने की अंगूठी से भी बल्ब बहुत अच्छी तरह और आसानी के साथ रोशन हुआ है। इसी तरह जब एक प्लास्टिक पीस या स्ट्रॉ को सर्किट में कनेक्ट किया जाए तो बल्ब रोशन नहीं होगा। जब सर्किट को नमकीन पानी के महलूल में कनेक्ट किया जाएगा तो बल्ब रोशन होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अशिया किस तरह अपने अंदर बरखी रूह को गुजार सकते हैं और नहीं गुजार सकते, और आसानी के साथ मवस्सिल अशिया और हाजिज अशिया में दर्जाबंदी कर सकते हैं। मवस्सिल अशिया और हाजिज अशिया के अंदर क्या कुछ तब्दीलियां हो रही हैं? क्यों बहुत से अशिया अपने अंदर बरखी रूह को गुजार सकते हैं और बहुत से अशिया अपने अंदर बरखी रूह को नहीं गुजारने देते? इस बात को जानने का तजस्सुस हम तमाम के अंदर है। तो आइए इसको जानने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन का बगौर मुशाहिदा करें। जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कंडक्टर और इंसुलेटर के करीब लाया जाता है तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इस तरह वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते।
ایک نیگیٹیولی چارج باڈی کو جب قریب لایا جائے تو فری الیکٹرانز ان سے دور جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک صورتحال دی گئی ہے، آپ تمام اس کا مشاہدہ کریں اور جواب دینے کی کوشش کریں۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے، بلب فوری طور پر کیسے روشن ہوتا ہے؟ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس صورتحال کا جواب دیں۔ آپ اس کا جواب چیٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کا آپشن نہیں دیا گیا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا جواب چیٹ باکس میں ٹائپ کر کے دیں۔ صورتحال کو میں دوبارہ آپ تمام کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ بلب فوری طور پر کیسے روشن ہوتا ہے؟ آپ تمام اپنا جواب چیٹ باکس میں ٹائپ کر کے دیں۔ محترمہ سمینہ بانو نے اس کا جواب دیا ہے when electric current passes through it۔ جی بالکل صحیح ہے، لیکن اور تھوڑا تفصیلاً چاہیے تھا اس کا جواب۔ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے، ایک بجلی سرکیوٹ میں الیکٹرانز کا بہاؤ ہوتا ہے۔ الیکٹرانز کے بہاؤ کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ قوت بیٹری سے ملتی ہے۔ اسی لیے جب ایک الیکٹرک بلب کو بیٹری سے کنیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر روشن ہوتا ہے۔ پانی سے بھرے پائپ کو اگر سیدھا رکھیں تو اس میں پانی کا بہاؤ نہیں ہوگا۔ اگر یہ پائپ تھوڑا سا ممکنہ فرق میں جھکا کر رکھیں تو پانی آسانی سے بہے گا۔ ٹھیک اسی طرح ایک بجلی کے سرکیوٹ کے وائر میں الیکٹرانز ہونے کے باوجود انہیں ایک ہی سمت میں بہنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں بیٹری سے ملتی ہے۔ بیٹری قوت دیتی ہے کہ الیکٹرانز ایک ہی سمت میں بہاؤ کریں۔ بیٹری یہاں پر ممکنہ فرق کی تخلیق کرتی ہے جس کی وجہ سے سرکیوٹ میں الیکٹران کا بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ ممکنہ فرق پوٹینشیل ڈفرینس کہلاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ممکنہ فرق یعنی کہ پوٹینشیل ڈفرینس کیا ہے۔ ممکنہ فرق ایک برقی میدان میں دو نقطوں کے درمیان برقی چارج میں تبدیلی ہے۔ اس کا فارمولا ہے V is equal to W/Q۔ یہاں پر V جو ہے ممکنہ فرق یا پوٹینشیل ڈفرینس ہے، W کیا گیا کام یا ورک ڈن ہے اور Q چارجز ہیں۔ اب چلیے یہ جانتے ہیں کہ الیکٹرک کرنٹ کسے کہتے ہیں۔ الیکٹرک کرنٹ کو کنڈکٹر کے کسی بھی کراس سیکشن کے ذریعے برقی چارج کے بہاؤ کی شرح کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا فارمولا ہے I is equal to Q/T، جہاں پر I جو ہے برق کا بہاؤ ہے یا کرنٹ ہے، Q چارج ہے اور T لیا گیا وقت ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف اشیاء جیسے آئرن باکس، گیزر، ہیٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے برقی روح حرارتی توانائی میں
تبدیل ہوتی ہے۔ برقی تار میں سے جب برقی روح گزرتی ہے تو تار گرم ہو جاتا ہے۔ یہ برقی روح کا حرارتی اثر یا ہیٹنگ ایفیکٹ آف الیکٹرک کرنٹ ہے۔ اسی طرح برقی روح کے کیمیائی اثرات کے بارے میں اگر کہا جائے تو کسی ایسالی محلول سے برقی روح کے گزرنے پر اس میں کیمیائی تعمیلات ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں الیکٹروڈز پر گیس کے بلبلے بن سکتے ہیں۔ الیکٹروڈز پر دھاتی مواد بھی جمع ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ محلولوں کے رنگ میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیمیائی تعامل کا انحصار استعمال کیے جانے والے محلول اور الیکٹروڈز پر ہوتا ہے۔ یہ برقی روح کے کچھ کیمیائی اثرات ہیں۔ اگلا ہے برقی روح کا مقناطیسی اثر۔ اس کو ایک سرگرمی کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سرگرمی کو انجام دینے کے لیے ایک 75 سینٹی میٹر لمبا انسولیٹڈ تار کا ٹکڑا اور ایک لوہے کی کیل جو کہ 6 سے 10 سینٹی میٹر لمبی ہو لیجئے۔ تار کو کیل کے چاروں طرف مضبوطی سے اس طرح لپیٹ دیجئے کہ یہ ایک کوئل کی سی شکل بن جائے۔ تار کے دونوں سروں کو سوئچ کے ذریعے ایک سیل کے ٹرمینل سے جوڑ دیجئے، جیسا کہ آپ کو تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ کیل کے سرے پر یا اس کے پاس کچھ پنیں رکھ دیجئے۔ اب سوئچ کو آن کر دیجئے۔ کیا واقعہ ہوا؟ کیا پنیں کیل سے لپٹ گئیں؟ اب سوئچ آف کر دیجئے۔ کیا اب بھی پنیں کیل سے لپٹی ہوئی ہیں؟ اس سرگرمی میں جب برقی روح کوئل میں سے گزرتی ہے تو وہ مقناطیس کی طرح عمل کرتا ہے، اور جب برقی روح بند کر دی جائے تو کوئل عام طور پر اپنی مقناطیسیت یا میگنیٹزم کھو دیتا ہے۔ ایسے کوئلوں کو برقی مقناطیس کہتے ہیں۔ اب اسکرین پر آپ تمام اساتذہ کرام کے لیے ایک پول سوال ظاہر ہے۔ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اس کا جواب پول میں دیں۔ سوال کچھ اس طرح ہے: رام نے لوہے کے اسکرو پر تار کو 50 موڑ کر ایک برقی مقناطیس یہ بنایا۔ سیتا نے اساتذہ اکرام، پول سوال کچھ اس طرح ہے: رام نے لوہے کے اسکرو پر تار کو 50 موڑ کر ایک برقی مقناطیس یہ بنایا۔ سیتا نے اسی طرح کے لوہے کے اسکرو پر 100 موڑ کر برقی مقناطیس بھی بنائی۔ کون سا برقی مقناطیس زیادہ پنوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں بی الیکٹرو میگنیٹ یا یہ الیکٹرو میگنیٹ۔ اساتذہ اکرام، تو اس کا صحیح جواب ہے بی الیکٹرو میگنیٹ، جس کو بہت سارے اساتذہ نے صحیح جواب کے طور پر دیا ہے۔ تو آج کا یہ شکشنا سمرما پروگرام سائنس اردو ویبینار کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ تمام کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تمام اساتذہ کا دل کی گہرائی سے ایک بار پھر میں تبریز شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔